जय हिंद प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका भौतिकी प्लस में। जैसे कि आपको पता है कि एमपी बोर्ड का अगला पेपर बायोलॉजी का है, तो बायोलॉजी पेपर से रिलेटेड कुछ जूलॉजी पोर्शन में जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आज अपन लोग उनको डिस्कस करेंगे। टॉपिक वाइज कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो आ सकते हैं बोर्ड में या पिछली प्रीवियस ईयर्स में वो क्वेश्चन पूछे गए। तो हर टॉपिक का बेटा अपना अपना अलग महत्व है, हर टॉपिक से क्वेश्चन आता है, ऐसा कोई टॉपिक नहीं जिससे क्वेश्चन ना आता हो। जैसे पहली यूनिट आपकी रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्शन में आपने देखा होगा कि जैसे रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। इसमें जूलॉजी के दो मेजर चैप्टर आते हैं, जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और रिप्रोडक्टिव हेल्थ। तो टोटल रिप्रोडक्टिव यूनिट से लगभग 15 से 16 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसमें से जूलॉजी पोर्शन में अगर मैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो बार बार प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं बोर्ड एग्जाम में। उन क्वेश्चनों के बारे में देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ है कि ह्यूमन में टेस्टिस बॉडी के बाहर क्यों होता है। ये तो आपको पता ही है कि ह्यूमन का बॉडी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, टेस्टिस जो है इसलिए स्पर्म जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर नहीं बन सकता, इसलिए जो टेस्टिस हैं एब्डोमेन में क्या हो गए, डिसेंट हो गए, क्योंकि एब्डोमेन का टेम्परेचर 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड कम होता है। ठीक, तो ये ऐसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। अब जैसे कहता है कि ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाना है, जैसे यूट्रस, फैलोपियन ट्यूब, ओवरी, वेजाइना। ठीक ना, ये पूरा एक आपको लेबल डायग्राम आपको बनाना है जो अपन ने पढ़ा था। ठीक, और डायग्राम बनाते समय एक चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है कि डायग्राम जो कॉपी में बीचों बीच बना हो, प्रॉपर इसकी लेबलिंग हो। अगर कोई डार्क और डायग्राम आपको पेंसिल से ही बनाना है, और डायग्राम बनाने के बाद उस डायग्राम के नीचे आप जरूर लिखो ये डायग्राम किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे उसमें लिखना है कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है। नीट एंड क्लीन डायग्राम होना चाहिए, प्रॉपर लेबलिंग होना बहुत ज़रूरी है। ठीक, और इसके बाद जैसे अगला क्वेश्चन है कि राइट एनी फोर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। यहाँ से तो बेटा क्वेश्चन हर साल आता है कि या तो क्वेश्चन पूछ लेगा स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस बताइए पूरी, तो पूरी आपको एक मतलब यहाँ डायग्राम तो नहीं बनाना, रे डायग्राम से आप बनाना। जैसे स्पर्मेटोगोनियम होंगे, स्पर्मेटोगोनियम से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनेगा, फिर स्पर्मेटिड बनेगा, स्पर्मेटिड में स्पर्मियोजेनेसिस होगी, तो फिर उसका डिफरेंशिएशन होके स्पर्म बनेगा। तो ये पूरा आपको एक चार्ट, फ्लो चार्ट के रूप में आप इसको बना सकते हो। और अगर ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो एक फ्लो चार्ट भी बनाना है, प्लस उसके बारे में लिखना भी है, क्योंकि हमें कॉपी में उतना लिखना है जितना नंबर के हिसाब से दिया। अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो हमें लिखना भी पड़ेगा, प्लस उसका फ्लो चार्ट भी बनाना पड़ेगा। प्लस आपसे क्वेश्चन पूछेगा oogenesis का, तो oogenesis का भी आपको ऐसे लिखना है कि oogenesis में जो जर्मिनल एपिथेलियम होगी उससे oogonia बनेंगे, oogonia से प्राइमरी बनेगा, प्राइमरी में पहला मियोसिस डिवीजन होगा, तो उससे क्या बनेगी, पहली पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte बनेगा, सेकेंडरी oocyte ओवरी से रिलीज होगा, फैलोपियन ट्यूब में पहुंचेगा, फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म की एंट्री होने के बाद क्या होगा बेटा, उसमें सेकेंड मैचुरेशन डिवीजन होगा, और उस डिवीजन के बाद सेकेंड पोलर बॉडी और ऊटेड बनेगा, और ऊटेड का न्यूक्लियस और स्पर्म का न्यूक्लियस मिलकर क्या बनाएंगे, डिप्लॉयड स्ट्रक्चर जाइगोट बनाएंगे। तो एक स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये प्रोसेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसी में बेटा आपसे जैसे आगे आपसे डिफरेंस भी पूछेगा, प्लस स्पर्म, प्लस इसमें और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि स्पर्म का स्ट्रक्चर पूछ सकता है। जनरली 1-2 नंबर क्वेश्चन आ जाता कि स्पर्म का एक सुटेबल डायग्राम बनाइए आप, तो उसमें भी डायग्राम हेड, नेक, मिडिल, पीस, टेल आप पूरा प्रॉपर दिखाते हुए प्रॉपर लेबलिंग आपको दिखानी है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप और भी अगर कर पाओगे, आपके पास प्रॉपर टाइम है, तो जो भी लेबलिंग आप कर रहे हो तो लेबलिंग में उसका अगर कोई फंक्शन पता है, जैसे आपने हेड, नेक, मिडिल पीस दिखाया, तो मिडिल पीस में आप लिख सकते हो यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होती हैं जो एनर्जी प्रोवाइड करेगा। हेड रीजन में आपने क्रोमोसोम दिखाया, ये सिक्रीट एंजाइम, मतलब अगल बगल जैसे अपन लोग नहीं पढ़ते थे कि एक ही डायग्राम में मैं सारी इंफॉर्मेशन लिख देता था, ऐसे करोगे तो आपको एग्जामिनर को आपको देख करके उसको अच्छा लगेगा और आपको नंबर ज़्यादा से ज़्यादा मिल सकते हैं। ठीक, और जैसे हाँ, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसका इवेंट पूछेगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल की फेज कौन कौन सी है, जैसे ब्लीडिंग फेज, फॉलिकुलर फेज, और इसके अलावा आपकी ल्यूटियल फेज,
प्लस इसमें हार्मोनल इवेंट पूछेगा, या हार्मोनल का ग्राफ आए तो LH, FSH, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, इन सब के ग्राफ भी आप बता देना, जो प्रॉपर ग्राफ का एक डायग्राम एनसीईआरटी बना, प्लस उसी के नीचे आप मतलब जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग पहले सेट अप होगी, फिर बनेगी, फिर मेंटेन रहेगी, वो आप सब यहाँ दिखा सकते हो। अगला क्वेश्चन है जैसे वही वही जो गैमीटो मतलब स्पर्मेटोजेनेसिस मैंने बताया, वही oogenesis, और एक लास्ट यहाँ जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है वो है पार्चुरेशन की मैकेनिज्म। अब पार्चुरेशन की मैकेनिज्म में लिखने को तो ठीक ठाक है, लेकिन अगर 5 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप फ्लो चार्ट से जरूर बना सकते हो, जो मैंने आपको फ्लो चार्ट बनवाया था कि इसका सिग्नल कौन देगा, इसका सिग्नल बेटा कौन देता है, याद करो, फुल्ली डेवलप फीटस और मैच्योर कौन देता है, प्लासेंटा देता है। मैं जो फीटस से क्या निकलता था, फीटस से निकला था कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल आकर के प्लासेंटा को एक्टिवेट करता है कि प्रोजेस्टेरॉन बंद कर दे, ईस्ट्रोजन बढ़ा दे, प्रोस्टाग्लैंडिन्स निकाल, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ने ईस्ट्रोजन को कॉन्ट्रैक्ट मतलब यूट्रस को कॉन्ट्रैक्ट कराया, यूट्रस ने माँ की पिट्यूटरी को स्टिमुलेट कराया, ईस्ट्रोजन मतलब ऑक्सीटोसिन निकाल, ऑक्सीटोसिन ने कॉन्ट्रैक्शन करा के डिलीवरी के प्रोसेस में हेल्प किया। तो आप एक रे डायग्राम से भी बना सकते हो और उसी चीज को आप लिख सकते हो। ठीक, तो ये था बेटा ह्यूमन रिप्रोडक्शन से आने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन की फ्रीक्वेंसी काफी ज्यादा रही है बोर्ड में, जो बार बार पूछे गए। अब एक छोटा टॉपिक आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ में तो आपसे कई सारे यहाँ क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एसटीडी के बारे में पढ़ा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज क्या है, किन के द्वारा होती हैं, या कई बार पूछ सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से ज़्यादा बनते हैं कि वायरल स्टडी क्या है, बैक्टीरियल स्टडी क्या है, प्रोटोजोआन स्टडी कौन है, इनके मेजरमेंट क्या है, इनके प्रिवेंशन के लिए क्या, प्रिवेंशन के लिए जैसे आप बात प्रिवेंशन कैसे कर सकते हो, किस एज ग्रुप में ज़्यादा होती हैं, जैसे 15 से 24 साल के एज ग्रुप में ज़्यादा होती हैं। इसके प्रिवेंशन में अपन ने बात की थी सेपरेशन ऑफ मल्टी सेक्स पार्टनर, अवॉइड सेक्स विथ अननोन पार्टनर, ऑलवेज ट्राइंग टू कंडोम ड्यूरिंग कॉपुलेशन, एंड इन द केस ऑफ डाउट कंसल्ट विथ क्वालिफाइड डॉक्टर एंड प्रॉपरली ट्रीटेड। ये कुछ अपन लोग यहाँ लिख सकते हैं। एमटीपी क्या है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब एमटीपी ये है एबॉर्शन, इंड्यूस एबॉर्शन, जो एबॉर्शन खुद कराया जाए उसे क्या बोलते हैं, एमटीपी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, मतलब वॉलेंट्री टर्मिनेशन या इंटेंशनली अगर प्रेगनेंसी को फुल टर्म होने के पहले अगर गिरा दिया जाए उसे क्या बोलते हैं, एमटीपी। एमटीपी के बारे में और भी जो जानकारी आप लिख सकते हो कि एमटीपी रिलेटिवली सेफ कब तक है बेटा, फर्स्ट ट्राइमेस्टर 12 वीक तक ही सेफ है, उसके बाद ये हार्मफुल हो सकती है। लेकिन नया अमेंडमेंट आया 2017 में, उसमें 3 महीने के बाद और मतलब 3 महीने के बाद और 6 महीने के पहले भी एमटीपी कुछ 2 क्रिटिकल केसेस में कराई जा सकती है। उसके लिए 2 डॉक्टरों को ओपिनियन जरूरी है। यदि प्रेगनेंसी माँ के लिए या बच्चे के लिए, दोनों के लिए हार्मफुल है, तो एमटीपी की अनुमति आपको मिल सकती है। और इंडियन गवर्नमेंट ने एमटीपी को कब लीगलाइज किया था, कब लीगलाइज किया था बोलो फटाफट, 1971 में। ठीक, डिस्क्राइब एनी 4 मेजर एंड कंसेंट ऑफ कंट्रासेप्टिव डिवाइस। कोई भी कंट्रासेप्टिव डिवाइस में अपन ने कई मेथड पढ़े, नेचुरल मेथड, आपके बैरियर मेथड, आईयूडीज, ओरल, इम्प्लांट, सर्जिकल, उसमें भी कोई भी आप 4 मेथड यहाँ लिख सकते हो। व्हाट इज द एमनियोसेंटेसिस। एमनियोसेंटेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होके आता है 2 नंबर में। एमनियोसेंटेसिस मतलब ये टेक्नोलॉजी बनाई किस लिए गई थी, ये बनाई गई थी सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए, बिल्कुल नहीं बनाई गई थी। इस टेक्नोलॉजी का यूज किस लिए था, टू डिटरमाइन जेनेटिकल डिसऑर्डर, मतलब जेनेटिकल डिसऑर्डर बच्चे पता करने, कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया, ठीक, डाउन सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम, इन सारे जेनेटिकल बीमारियों को पता करने के लिए ये मतलब आरसीएच के तहत इस टेक्नोलॉजी को लाया गया था। लेकिन इंडिया में लोगों ने इसका मिसयूज किया, सेक्स डिटर्मिनेशन करने लगे, इसलिए इसको वैधानिक रूप से टोटली बंद कर दिया गया। डिस्क्राइब एनी 4 मेथड ऑफ ART। ART मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, मतलब ART एक ऐसी टेक्नोलॉजी है, अगर किसी कपल के इनफर्टिलिटी का एक ट्रीटमेंट है, अगर किसी कपल के नॉर्मली बच्चे नहीं हो रहे तो उसको अगर कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कमी है तो हम मेडिकल टेक्नोलॉजी का यूज करके उसे असिस्ट कर सकते हैं कि कुछ ना कुछ मेडिकल टेक्नोलॉजी हैं जिनके कारण तुम्हारा नॉर्मल तो बच्चे नहीं हो रहे हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी की मदद से तुम्हारे खुद के बच्चे हो सकते हैं। ART के अंदर आप IVF ले सकते हो, जिफ्ट, गिफ्ट, ठीक ना, ICSI हो गया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ये कई सारे मेथड हैं जो ART के अंदर आते हैं, ठीक ना। इसमें IVF काफ़ी इंपॉर्टेंट है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम, दिस इज फॉलोड बाय एम्ब्रियो ट्रांसफ़र। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र कैसा होगा, या तो आप जाइगोट में करोगे या यूट्रस में करोगे। जाइगोट में करना क्या बोलोगे, इंट्रा
जैसे क्या बोलोगे, जिप्ट बोलोगे, जाइगोट, इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, या यूट्रस में करोगे इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो ये रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड कुछ मेन क्वेश्चन है। अब आता है एवोल्यूशन। देखो बेटा, एवोल्यूशन एक दूसरी यूनिट में है, हेरिडिटी मतलब जेनेटिक्स वाला पोर्शन है, प्लस इसमें एवोल्यूशन है। इस पूरे जेनेटिक्स के 2 चैप्टर और एक एवोल्यूशन मिलाकर लगभग 15 या 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। एवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चन आने की संभावना तो कम रहती है। यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन 2 नंबर या 3 नंबर क्वेश्चन यहाँ ज़्यादातर पूछता है। खास तौर से एक फिट क्वेश्चन है एमपी बोर्ड का, कौन सा बेटा क्वेश्चन याद करो, जो अपन ने कई बार मैंने क्लास में बोला, एस.एल. मिलर एक्सपेरिमेंट। ठीक, उसमें डायग्राम आपको बनाना है, प्रॉपर कौन कौन सी गैसें ली गई थी, कितना टेम्परेचर था, वहाँ स्पार्किंग कराई जा रही थी, और कौन कौन सी अमीनो एसिड मिली थी। 3 अमीनो एसिड मिली थी जिसका नाम था ग्लाइसिन, एलिनिन और स्पार्टिक एसिड। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि ओरिजिन ऑफ लाइफ की ओपरेन हेल्डेन थ्योरी, इसमें थोड़ा जाना, ये लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ बन सकता है कि ओपरेन हेल्डेन थ्योरी में जितना आपको ध्यान आता जाए आप लिखते जाओ। ओपरेन हेल्डेन थ्योरी में 2 फेज में शुरू करना आप, एक केमिकल फेज, एक बायोलॉजिकल फेज। केमिकल फेज में कुछ नहीं करना, आप तो लिखना कि वहाँ पर जो प्रिमिटिव एटमॉस्फेयर रिड्यूसिंग टाइप था उसमें फलाना फलाना ये मीथेन अमोनिया ये गैसें थी, वाटर वेपर था, बारिश हुई, पानी कहाँ जमा हुआ बेटा, ओशियन में जमा हुआ, ओशियन में ऐसी कंडीशन बनी कि इन गैसों से सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बने होंगे। सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड बन सकते हैं कि नहीं, इसी को एस.एल. मिलर ने एक्सपेरिमेंटली क्या किया था, प्रूफ किया था। प्लस इसके अलावा इन सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से क्या बने होंगे, क्या बने होंगे बेटा, मैक्रोमोलिक्यूल बने होंगे, मैक्रोमोलिक्यूल कंबाइंड हुए होंगे। तो फिर बायोलॉजिकल फेज आ गई, बायोलॉजिकल फेज में प्रोटोबायोंट बने होंगे। फिर कोई ना कोई एक सेल लिख देना, प्रोकैरियोटिक सेल आई थी जो कि 2 बाया पहले आई थी, ठीक ना। तो ये ऐसी पूरी कहानी आप वहाँ पे लिख सकते हो, ठीक। और देखना इसमें आता हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डे बता बेटा, एवोल्यूशन लागू होने के लिए वेरिएशन चाहिए। वेरिएशन का कारण क्या है, वेरिएशन के कारण होता है म्यूटेशन हो गया, म्यूटेशन के अलावा क्रॉसिंग हुआ, रिकॉम्बिनेशन हो गया, इसके अलावा जीन फ्लो, जीन माइग्रेशन, इमिग्रेशन, इमाइग्रेशन, प्लस नॉन रैंडम मैटिंग और जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये तो वेरिएशन के कारण है। अगर ये वेरिएशन नहीं होगा तो उस पॉपुलेशन में जेनेटिक इक्विलिब्रियम लागू होगा, उसे बोलोगे हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम। हार्डे विनबर्ग इक्विलिब्रियम लागू होने के लिए पॉपुलेशन शुड बी लार्ज, रैंडम क्या होनी चाहिए, मैटिंग, नो म्यूटेशन, नो रिकॉम्बिनेशन, नो क्रॉसिंग ओवर, नो जीन फ्लो, नो जीन माइग्रेशन, नो जेनेटिक ड्रिफ्ट एंड नो नेचुरल सिलेक्शन। ये आप 4 में इनमें से कोई 4 लिख सकते हो। डिफरेंस बिटवीन होमोलोगस, ये तो फिट क्वेश्चन है बेटा, होमोलोगस क्या है, एनालोगस क्या है। यहाँ डिफरेंस में एक चीज ध्यान रखना, होमोलोगस में ओरिजिन सेम होगी, वहाँ ओरिजिन सेम नहीं होगी। बेसिक स्ट्रक्चर सेम होगा, बेसिक स्ट्रक्चर अलग होगा। यहाँ फंक्शन सेम हो सकता है, अलग हो सकता है, वहाँ फंक्शन हमेशा अलग होगा। होमोलोगस ऑर्गन डाइवर्जेंट शो करेगा, वो कन्वर्जेंट शो करेगा। एक दो एग्जाम्पल अपनी मर्जी से आप लिख सकते हो। नेम एनी 3 एग्जाम्पल ऑफ होमोलोगस ऑर्गन। वही होमोलोगस ऑर्गन के हार्ट ऑफ मतलब वर्टिब्रेट, ब्रेन ऑफ वर्टिब्रेट, 4 लिम्स ऑफ मैमल्स, कुछ एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। व्हाट इज द एडप्टिव रेडिएशन, ये अपन ने बात की थी। एडप्टिव रेडिएशन क्या है, बोलो बेटा। एडप्टिव रेडिएशन में बात की थी, फॉर्मेशन ऑफ स्पीसीज इन ए गिवन जियोग्राफिकल एरिया। याद करो, एडप्टिव रेडिएशन का बेस्ट एग्जाम्पल जो मैंने बताया था कि ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल हो गया, ऑस्ट्रेलियन प्लासेंटल मैमल्स हो गए, और डार्विन फिंचेस। एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में एक पॉइंट से निकलकर डिफरेंट स्पीसीज का बनना, दिस इज एडप्टिव रेडिएशन, जो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन को शो करेगा। व्हाट इज द फाउंडर इफेक्ट, देखो मैंने फाउंडर इफेक्ट पढ़ाया था कि किसी बड़ी पॉपुलेशन से अगर कुछ लोग अलग हो जाते हैं, रैंडमली अगर अलग होते हैं और वहाँ जाकर के किसी दूसरी जगह में रहेंगे, दूसरी जगह में जाकर के बड़ी पॉपुलेशन जब बनेगी, तो जो नई ड्रिफ्ट पॉपुलेशन है, जो फाउंडर पॉपुलेशन है, वो जाकर के अलग से नई पॉपुलेशन बनेगी। इसे बोलते हैं फाउंडर इफेक्ट। तो ये था बेटा आपका मेन ह्यूमन हेल्थ और डिसीज। इसके बाद बेटा अगली यूनिट आती है, इसमें आएगा ह्यूमन हेल्थ डिसीज, माइक्रोब आएगा। ह्यूमन हेल्थ डिसीज और माइक्रोब से अगर मैं बात करूं जनरली, यहाँ से बेटा माइक्रोब और ह्यूमन हेल्थ और डिसीज को मिला करके जनरली यहाँ 8-10 नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक। तो यहाँ कि माइक्रोब से कुछ क्वेश्चन, ह्यूमन हेल्थ डिसीज थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, माइक्रोब तो एक छोटा चैप्टर है। तो ह्यूमन हेल्थ डिसीज में आपकी इम्यूनिटी हो गई, इम्यूनिटी के अलावा आपका हो गया ह्यूमन डिसीज है। देन यहाँ ड्रग्स और एल्कोहल एब्यूज़ के बारे में बात करेगा। व्हाट इज द
मतलब यहाँ देखो लिखा है ना प्रिवेंशन लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया, मलेरिया की लाइफ साइकिल बड़ी इंपॉर्टेंट है। बस कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पूरा रे डायग्राम पे करना है। 5 नंबर का है तो रे डायग्राम आप पूरे एक पेज में बना के 2-4 पॉइंट लिख सकते हो। जैसे मलेरिया में एक तरफ ह्यूमन बनाओगे, एक तरफ आप क्या बनाओगे, फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। और यहाँ बेटा किससे शुरू करोगे, स्पोरोजोइट आएगा, ह्यूमन ब्लड में आएगा, लिवर में जाएगा, लिवर में सेक्सुअल करेगा, वहाँ से पैरासाइट रिलीज होंगे, आरबीसी में जाएंगे, आरबीसी में बार बार आरबीसी रप्चर होगी, वहाँ टॉक्सिन निकलेगा हीमोजॉइन, यहीं से बेटा साइक्लिक फीवर क्या होगा, शुरू होगा। फिर आरबीसी के अंदर गैमीटोसाइट बनेगी। फिर अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन को मच्छर काटेगा तो मच्छर के अंदर गैमीटोसाइट जाएंगे, वहाँ गैमीट बनेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मच्छर में होगा। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वहाँ इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या बनेंगे, स्पोरोजॉइड बनेंगे, स्पोरोजॉइड उसकी सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर हो जाएंगे। तो ये एक साइक्लिक वे में आप दिखा सकते हो। डिस्क्राइब एड्स डिसीज ऑफ द बेसिस पॉइंट, एड्स के बारे में कह रहा है, फुल फॉर्म ऑफ एड्स आपको पता ही है, एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम। नेम द, मतलब एड्स पैथोजन किसके द्वारा होता है, एचआईवी के द्वारा होता है। ऐसे क्वेश्चनों में बड़ा आसान होता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट में अगर पूछे इसको, ऐसे क्वेश्चन जरूर करना आप, क्योंकि पॉइंट बाय पॉइंट पूछेगा। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते, पूरे नंबर मिलते 100%। यहाँ एड्स का फुल फॉर्म, यहाँ एचआईवी लिखना है, एनी फॉर मेजरमेंट ऑफ, मतलब प्रिवेंशन ऑफ एड्स को रोकने के लिए कि हमेशा मतलब अवॉइड सेक्स किया जाए अननोन पार्टनर के साथ, मतलब हमेशा कंडोम का यूज किया जाए, वही स्टडी वाली लिख सकते हो आप। प्लस यहाँ पर जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराया जाए, प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये सब आप लिख सकते हो। राइट मेजर व्हीकल ऑफ द यूजेज ऑफ द प्रिवेंशन एंड कंट्रासेप्शन ऑफ एल्कोहल एंड ड्रग्स यूज बाय एल्डोलेसेंट, मतलब जो एल्डोलेसेंट के द्वारा जो ड्रग्स है, एल्कोहल का जो यूज किया जा रहा है, इसके प्रिवेंशन मेजरमेंट क्या हो सकते हैं। एनसीईआरटी में 5 हेडिंग डली हैं कि अवॉइड पीयर प्रेशर, एजुकेट करो, काउंसलिंग करो, ये करो वो करो, वो 5-6 हेडिंग लिख लो आप। प्रॉपर हेडिंग लिख के उसके अंदर आप अपने हिसाब से लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है ऐसे क्वेश्चनों में, ठीक। राइट 3 करेक्टरिस्टिक ऑफ एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, कोई फॉरेन पार्टिकल जो आपके अंदर एंटर करे उसे क्या बोलते हैं, एंटीजन बोलते हैं। एंटीजन की सरफेस पर क्या होंगे, ऐसा कोई केमिकल होगा जो हमारे अंदर एंटीबॉडी को बनवाएगा, फिर एंटीबॉडी बन करके एंटीजन को क्या करती है, बाइंड करती है, ठीक। और राइट द 3 करेक्टर एंटीबॉडी, एंटीबॉडी के बारे में आप में एक मतलब एंटीबॉडी का मोनोमरिक स्ट्रक्चर होता है, 2 हैवी चेन होती हैं, 2 लाइट चेन होती हैं। एंटीबॉडी में एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। एंटीबॉडी किसी बैक्टीरिया के खिलाफ 5 तरह की बनती हैं, IgA, IgG, IgM-D और IgE, ये सब आप इसमें लिख सकते हो। डिफरेंस एक्टिव और, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी। जो इम्यूनिटी आपके अंदर खुद बने, जो एंटीजन आए आपके अंदर बने, वो एक्टिव इम्यूनिटी है। और अंदर जाना चाहो तो एक्टिव में 2 हो जाएंगे, आर्टिफिशियल और नेचुरल। पैसिव इम्यूनिटी, बनी बनाई इम्यूनिटी मेरे अंदर आ जाए उसे बोलूँगा पैसिव। पैसिव में 2 होंगी, नेचुरल और आर्टिफिशियल। नेचुरल क्या होगी, माँ से IgA का आना थ्रू लैक्टेशन, माँ के प्लासेंटा के थ्रू IgG का आना, ये सब पैसिव में आ जाएगा। सांप है, एंटी टेटनस सीरम है, बनी बनाई एंटीबॉडी बाहर से इंजेक्ट करूँ, दिस इज पैसिव इम्यूनाइजेशन। ड्रॉ द लेवल डायग्राम ऑफ एंटीबॉडी, एंटीबॉडी की डायग्राम बना सकते हो। नेम एनी 3 मेथड फॉर द डायग्नोसिस ऑफ कैंसर, कैंसर के डायग्नोसिस के लिए बायोप्सी हो गई, MRI हो गई, रेडियोथेरेपी में एक्सरे हो गया, CT स्कैन हो गया, ये कुछ मेथड मैं यहाँ लिख सकता हूँ। तो इस तरह से कुछ बार बार मैं थोड़ा चैप्टर कर करके, जिससे आपको चैप्टर एक फ्लो में आपको थोड़ा सा याद हो जाए, ठीक। और इस तरह से जैसे माइक्रोब, ये छोटा सा चैप्टर है, माइक्रोब के बारे में जैसे बेटा कार्ड के मतलब फॉर्मेशन ऑफ कार्ड आ सकता है कि उस प्रोसेस में क्या होता है, उसमें लैब का यूज करोगे। यहाँ जनरली आपसे डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछेगा कि किन्हीं 4 एसिड के नाम बताओ, जैसे सिट्रिक एसिड, एस्टिक एसिड, ब्यूट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, इनके नाम बताओ। या आपसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे और पूछ सकता है, जैसे बायोएक्टिव मॉलिक्यूल के 2 के नाम बताओ। बताओ बेटा, साइक्लोस्पोरीन, स्टैटिन हो गया। एंटीबायोटिक पहली कौन सी थी, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन खोज किसने की थी, अलेक्जेंडर फ्लेमी ने की थी, ठीक। तो ये कुछ आपसे यहाँ पूछ सकता है। और बायोगैस प्लांट, काफ़ी एक प्लांट को थोड़ा डायग्राम आप एक कॉपी में थोड़ा 1-2 बार बना लो। बायोगैस प्लांट, कंक्रीट का टैंक बनाओगे, 10 बाई 15 कंक्रीट का टैंक होगा, बगल में एक छोटा टैंक होगा, इस तरफ एक छोटा टैंक होगा, यहाँ से गोबर डालेंगे, टैंक में पहुँचेगा, जो डाइजेस्टर होगा वहाँ बायोगैस बनेगी, क्योंकि यहाँ पर मिथेनोजन होंगे। और मिथेनोजन कौन सी गैस बनाएंगे, बताओ बेटा, मीथेन बनाएंगे, CO2 बनाएंगे। बायोगैस में मेनली मीथेन होती है,
ओनली मीथेन नहीं होती, उसके अलावा CO2 भी होती है, अदर गैसेस भी वहाँ देखने को मिल सकती हैं, जैसे हाइड्रोजन, H2S, ये गैसें। और एक तरफ से गोबर डालोगे, दूसरी तरफ से इसकी स्लरी निकलेगी, उस स्लरी का उपयोग हम एज ए फर्टिलाइजर कर सकते हैं। माइक्रोब ऐसे बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर क्या होते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाना बोलते हैं बायो फर्टिलाइजर। लेकिन यहाँ माइक्रोब में आपको 3 माइक्रोब लिखने पड़ेंगे। एक लिखना पड़ेगा बैक्टीरिया, बैक्टीरिया में 2 ग्रुप बना देना, एक आप बना देना सिम्बायोटिक और फ्री लिविंग। सिम्बायोटिक में राइजोबियम, फ्री लिविंग में एजोटोबैक्टर, एजोस्पाइरुलम। फंजाई में लिख देना माइकोराइजा, जो कि हायर प्लांट की रूट के साथ एसोसिएशन शो करे, उसे बोलते हैं माइकोराइजा। माइकोराइजा मेनली फास्फोरस एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। दूसरा लिख देना साइनोबैक्टीरिया। मोस्ट ऑफ द साइनोबैक्टीरिया लाइक नॉस्टॉक, एनाबेना, ओसिलोटोरिया, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। मेनली पैडी फील्ड, एक्वेटिक मीडियम में ये ज़्यादा ग्रो करेंगे। कार्ड फॉर्मेशन मैंने बता दिया। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ माइकोराइजा, मैंने माइकोराइजा बताया, ठीक है। और एक्सप्लेन बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये बेटा मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट है। BOD की डेफिनीशन 2 नंबर में पूछी जाती। BOD बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ठीक ना। इसकी डेफिनीशन देखो लिखी है बेटा कि 1 लीटर पानी में मौजूद, 1 लीटर पानी में मौजूद ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कराने के लिए जितनी ऑक्सीजन आपको देनी पड़ेगी उसे क्या बोलोगे? बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू कंज्यूम ऑल द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन 1 लीटर सीवेज वाटर इज नोन एज BOD। BOD जितनी ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा ऑक्सीजन का खपत बढ़ेगा, इसका मतलब पानी उतना ज़्यादा गंदा है, ठीक। और इसके अलावा बेटा लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी। इससे कम से कम 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस समय। सबसे अगर मतलब मेन टॉपिकों में अगर बायोलॉजी के शामिल है वो है बायोटेक्नोलॉजी। रिसेंट सब ज़्यादा क्वेश्चन बेटा इससे पूछे जा रहे हैं, ठीक ना। और इसमें भी 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर तक के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। बायोटेक्नोलॉजी में जैसे अपन ने खूब पढ़ा है कि जैसे इसमें पहला PCR टेक्नोलॉजी बता, पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन। PCR में आपको विथ डायग्राम बनाना है, जैसे आपको एक DNA का फ्रेगमेंट लेना है, उसमें पहले आपको डीनेचुरेशन कराना है, फिर इनेलिंग करानी है। इनेलिंग के दौरान बेटा क्या जोड़ना? प्राइमर जोड़ना है। फिर उसके बाद एक्सटेंशन कराना। एक्सटेंशन के बीच की लाइन में क्या लिखोगे आप? बेटा टैग पॉलीमरेज एंड न्यूक्लियोटाइड को ऐड करूंगा, ठीक है। और यहाँ हम इन विट्रो क्या करेंगे बेटा? DNA की कॉपी बनाने वाली मशीन का नाम क्या? PCR, ठीक है। पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, टैग पॉलीमरेज, टैग मतलब थर्मस इक्वेटिकस है। थर्मस इक्वेटिकस से निकलने वाला एक ऐसा एंजाइम है जो हाईली टेम्परेचर सेंसिटिव है, जो लगभग 95 से 100 डिग्री टेम्परेचर तक सर्वाइव कर सकता है। डिस्क्राइब द रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऑन द बेस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम के बारे में बताना कि डेफिनेशन क्या है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की। रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज ऐसे एंजाइम जो रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज का मतलब है रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जो बैक्टीरिया के अंदर बैक्टीरियोफेज की ग्रोथ को रिस्ट्रिक्ट कर दे, उसका नाम है रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। नेम द फर्स्ट रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज क्या था? हिंड सेकेंड, द पहला रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज था जो डिस्कवर और आइसोलेट किया गया था। टाइप द क्लीवेज प्रोड्यूस बाई रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। जब काटेगा तो 2 तरह से कटिंग होती है, एक होगा स्टिकी एंड, एक होगा ब्लंट एंड। अगर दोनों सिरे सेम है तो ब्लंट एंड, दोनों सिरे आगे पीछे हैं तो उसे बोलते हो स्टिकी एंड्स बोलते हो। राइट डाउन सेवरल स्टेप ऑफ द रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी। यहाँ स्टेप के नाम और थोड़ा थोड़ा उनके बारे में। पहला देखो स्टेप में रिकॉम्बिनेशन DNA टेक्नोलॉजी का पहला जो स्टेप होगा आइसोलेशन ऑफ टोटल DNA। टोटल DNA आप कैसे आइसोलेट करोगे? बैक्टीरिया से कर रहे हो तो लाइसोजाइम यूज करोगे, फंजाई से कर रहे हो तो काइटिनेज करोगे, प्लांट से कर रहे हो तो काइटिन मतलब सेलुलेज करोगे, फिर मतलब ये इंजाइम का यूज करोगे, फिर उसके अंदर प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट ये सब डाल करके सबको तोड़वाओगे। बस आप DNAs नहीं डालोगे, RNAs डाल करके RNA खत्म कराओगे, फिर DNA को सेंट्रीफ्यूगेज कराओगे, चिल्ड एल्कोहल डाल को स्पूलिंग करके बाहर निकालोगे। फिर अगर दूसरा स्टेप आएगा कि डाइजेशन ऑफ इंजाइम, इंजाइम का मतलब डाइजेशन ऑफ जो DNA है, DNA को डाइजेशन करवाओगे बाई यूजिंग रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लिएज। टुकड़े हो गए होंगे, टुकड़े को फिर आप सेपरेट करोगे, आइसोलेट करोगे बाई जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसके बाद PCR कराओगे। PCR कराने के बाद
पीसीआर हो गई, फिर उस टुकड़े मैंने कॉपी करा लिए, कॉपी कराने के बाद उनको वेक्टर डीएनए से जोड़ूंगा, फिर वेक्टर को होस्ट के अंदर पहुंचाऊंगा, ठीक ना। और उसके लिए बैक्टीरिया को मैं कॉम्पिटेंट करूंगा, बाईवैलेंट कैल्शियम आयन में यूज करूंगा, जिससे बैक्टीरिया प्लाज्मिड को अंदर ले ले। और ये करने के बाद बस स्टेप स्टेप लिखना है मेन मेन, पर देखना कितने नंबर का आता। फिर उसके बाद मैं इसके बाद क्या करूंगा बेटा, कल्चर करूंगा, कल्चर बायोरिएक्टर में करूंगा, और बायोरिएक्टर के बाद इसके डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग करके इसके प्रोडक्ट को मैं कहाँ निकालूंगा, बाहर निकालने वाला हूँ। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ बायोपायरेसी एंड रिस्ट्रिक्शन इंजाइम तो मैंने बता ही दिया। बायोपायरेसी क्या होती, चोरी करना मल्टीनेशनल कंपनी द्वारा। ये डेफिनेशन याद रखना, किसी भी मल्टीनेशनल कंपनी के द्वारा वहाँ किसी भी देश में जा कर के या वहाँ के लोगों को बिना कोई पेपर में कोई साइन किए या कोई मतलब अथॉरिटी ना मिलने के बावजूद भी वहाँ के बायो रिसोर्सेज को चोरी करना क्या कहलाता है, बायो पायरेसी कहलाता है। राइट डिफरेंस बिटवीन प्लाज्मिड और क्रोमोसोमल डीएनए। प्लाज्मिड डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है, क्रोमोसोमल डीएनए तो जो जीनोमिक डीएनए होता है, और जो प्लाज्मिड होता है उसमें भी ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन की क्षमता है, उसमें भी ऑटोमेटिक रेप्लिकेशन की क्षमता है, लेकिन प्लाज्मिड में हिस्टोन प्रोटीन नहीं है, उसमें हिस्टोन प्रोटीन है। प्लाज्मिड में कोई भी नेसेसरी जीन नहीं होता, जबकि उसमें नेसेसरी जीन है, ठीक, और जो कि वाइटल जीन जिंदा रहने के लिए। और प्लाज्मिड में अगर आप बात करो इंट्रॉन नहीं होते, सारा पार्ट कोडिंग होता है, जबकि जीनोमिक डीएनए में कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों होते हैं। राइट, यानी 4 एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन, जैसे आप एग्रीकल्चर में जैसे बीटी कॉटन एज ए इंसेक्टिसाइड, इंसेक्ट को मारने के लिए, एज ए निमेटोड रेजिस्टेंस प्लांट बनाने के लिए, एज ए गोल्डन राइस हमने बनाया, ठीक ना, इम्प्रूव द क्वालिटी को बढ़ाने के लिए, ठीक ना, या फ्लेवर सेवल टोमेटो पोस्ट हार्वेस्टिंग लॉस को बचाने के लिए। ये सब बायोटेक्नोलॉजी के क्या एप्लीकेशन है एग्रीकल्चर में, ठीक ना। अब ध्यान रखना, ग्रीन एवोल्यूशन कितने टाइम, 3 टाइम प्रोडक्टिविटी को बढ़ाएगा। और आपसे पूछेगा कि बायोटेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन मेडिसिन में बताओ, मेडिसिन में बताओ बेटा, बता सकते हो कि जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन हमने बनाया। इंसुलिन कैसे बनाओगे उसके बारे में पूरी प्रोसेस आप याद रखना कि हमने ह्यूमन से हमने इंसुलिन जीन लेंगे, इंसुलिन जीन को लिया, इंसुलिन में सबसे बड़ी जो दिक्कत आ रही थी, हमारे अंदर जो इंसुलिन बनता है वो डायग्राम याद रखना, प्रो इंसुलिन के रूप में बनता है, उसमें ए बी और सी चैन होती हैं। जब एक इंसुलिन बनता है तो एक बड़ी पॉलीपेप्टाइड चैन बनती है, उसमें ए बी सी चैन होती हैं, जो मेरे अंदर बनता है। अब बाद में क्या होता है, सी चैन हट जाती है और ए और बी डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती हैं, वो एक्टिव इंसुलिन होता है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी में दिक्कत ये आ रही थी कि हम इन ह्यूमन इंसुलिन का जीन बैक्टीरिया में इकोलाई में डाल तो दें, लेकिन उससे ए बी सी तीनों चैन बनेंगी, फिर उससे मैं काटूंगा कैसे, असेंबल कैसे करूंगा। सबसे बड़ी समस्या बेटा बायोटेक्नोलॉजी में असेंबलिंग की थी। इसलिए 1983 में पहली बार एक अमेरिकन कंपनी आती इली लिली, उसने क्या किया कि जो ए और बी चैन को बनाने वाले दोनों जीन को अलग अलग किया, दोनों को अलग अलग इकोलाई में डाला, इसमें इस इकोलाई में ए चैन बनवाई, इसमें बी चैन बनवाई, दोनों को डाइसल्फाइड बॉन्ड से जोड़ दिया और आपका एक्टिव इंसुलिन बनके तैयार हो गया। इंसुलिन को ओरली नहीं लिया जा सकता क्योंकि इंसुलिन प्रोटीन है, क्योंकि प्रोटीन है तो पेट में क्या हो जाएगी, डाइजेस्ट हो जाएगी, इसलिए इंसुलिन हमेशा इंजेक्शन के थ्रू ही लिया जाता है। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ एनी डीएनए बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। वही जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस वाला डायग्राम आपको बनाना पड़ेगा, उसमें टुकड़े भरोगे, एनोड और कैथोड दिखाओगे, कैथोड की तरफ डीएनए को लोड करोगे, बेल बना होगा, और उसमें एक ग्रोस जेल भरोगे, एक ग्रोस जेल से आगे आगे सीविंग इफेक्ट प्रोवाइड करेगा, और जो छोटा सेगमेंट होगा वो कैथोड से सबसे दूर की ओर एनोड की तरफ आपको मिलेगा। एनोड में जो मिलेगा वो सबसे छोटा होगा। फिर मतलब सेपरेशन करा दिया, फिर भी डीएनए मुझे दिखाई नहीं देगा, तो मैं वहाँ क्या इथिडियम ब्रोमाइड का यूज करूंगा, इथिडियम ब्रोमाइड डालूंगा तो स्टेन होगा, फिर भी मुझे दिखाई नहीं देगा, तो उसके लिए मैं बेटा क्या यहाँ यूज करने वाला हूँ, मैं यहाँ यूवी रे डालूंगा तो मुझे ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड दिखाई देंगे। फिर मैं जेल के साथ डीएनए फ्रेगमेंट को अलग करूंगा, फिर उससे जेल से डीएनए को आइसोलेट करना, दिस इन्होंने इल्यूशन, ठीक। राइट एनी 4 एप्लीकेशन वो मैंने बताया आपको। राइट द शॉर्ट नोट्स ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग इंसुलिन, ये भी मैंने बताया। राइट एनी 2 एप्लीकेशन ऑफ मेडिसिन इन, मतलब अब बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन में, जैसे मेडिसिन में अगर एप्लीकेशन की बात करूं तो जेनेटिक इंजीनियर इंसुलिन है, प्लस डायग्नोसिस के केस में डायग्नोसिस
कई सारी बीमारियों को या फिर मैं मतलब जीन थेरेपी में यूज कर सकता हूँ। याद करो, जीन थेरेपी अपन ने पढ़ी थी, 4 साल की बच्ची में पहली बार कराई गई थी, जो एडीए जीन से सफ़र कर रही थी। क्यों सफ़र कर रही थी? क्योंकि उसके अंदर एडीए जीन लिम्फोसाइट बनाने के लिए क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है। उस लड़की में एडीए जीन फंक्शनल नहीं था, तो उसके अंदर लिम्फोसाइट बन नहीं रही थी, न बी बन रही थी, न टी बन रही थी, मतलब लड़की में एक्वायर्ड इम्यूनिटी नहीं थी। इसलिए अपन ने इसमें जीन का रिप्लेसमेंट किया था, और इसमें ट्रीटमेंट के कई सारे मेथड थे, या तो एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, लेकिन दोनों परमानेंट ट्रीटमेंट मेथड नहीं थे। उसके लिए फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग की एप्लीकेशन किया गया, लड़की की लिम्फोसाइट निकाली गई, उसमें रेट्रोवायरस का यूज करके हमने क्या किया बता, उसमें रेट्रोवायरस मैंने यूज किया। रेट्रोवायरस की बदौलत फंक्शनल एडीए जीन को लिम्फोसाइट में डाला गया, लिम्फोसाइट को कल्चर करके उस लड़की में पहुंचा दिया गया, लेकिन लिम्फोसाइट इमोर्टल नहीं है, इसलिए बार बार उस लड़की को बाहर से जेनेटिक इंजीनियर लिम्फोसाइट देनी पड़ेंगी। तो इस तरह से बेटा ये 7 आपके चैप्टर थे, इन सारे चैप्टरों का मैंने एक बार थोड़ा बड़ा आपको ब्रीफ दे दिया, किस तरह से आपको लिखना है। लिखते समय आप यही ध्यान रखो कि मतलब डायग्राम आप सही से बनाएं, प्रॉपर लेबलिंग हो उसकी, प्लस जो भी रे डायग्राम कोशिश करो, अगर आपको बढ़िया रे डायग्राम आता है तो पूरा टाइम है प्रॉपर। अगर क्वेश्चन 3 या 5 मार्क का आता है तो उसमें आप प्रॉपर आप लेबलिंग करो, और प्रॉपर आप रे डायग्राम भी बना के आप समझा सकते हो। मतलब कुल मिला के आपको जो आप लिख रहे हो वो आपको भी प्रॉपर समझ में आना चाहिए, ऐसा समझ में आना चाहिए कि दूसरे को भी वो समझ में आए, जो एग्जामिनर आपकी कॉपी चेक करे उसको भी एटलीस्ट समझ में चीज़ें आए। प्रॉपर साफ साफ लिखिए। अब ऐसा दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि बायोलॉजी में पूरे नंबर नहीं आते, बायोलॉजी में भी बेटा ये 70 में 70 पूरे नंबर, और डिपेंड करता प्रैक्टिकल में आपको कितने नंबर मिले। कई ऐसे बच्चे मैंने देखे जिनके 100 में 100 नंबर भी जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आते, ऐसे बायोलॉजी में भी पूरे के पूरे नंबर आते। बस आपको क्वेश्चन क्या पूछा गया है, कितना आपको लिखना है, ये आपको पता होना चाहिए। साल भर हमने बहुत सारे टेस्ट कराए हैं आपसे, अब जो टेस्टों में आपने गलती की है वो शायद आपने नोट कर ली होंगी, इसलिए उन सारी गलतियों को आप ध्यान रखते हुए क्या नहीं करना है, क्या करना है, क्या क्या गलती हुई थी हमसे पढ़ते समय जब हमारे टेस्ट बहुत की प्लस में हो रहे थे, उन सारी चीज़ों का आपको ध्यान रखते हुए अपने एग्जाम देना है, ठीक ना। और आपका एग्जाम बहुत बढ़िया होगा। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।